सोचो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो सेम ऑल इंडिया रैंक वन ने बताई होती तो क्या आप इसे फॉलो करते? देन शायद आपका जवाब होता है यस सर, हम जरूर फॉलो करते। तो एक बार आप इस वीडियो को देखना और जो ऑल इंडिया रैंक वन सीएपीएफ की वीडियो है उसको जाके देखना। एग्जैक्ट सेम टू सेम सोर्सेस जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वही सेम टू सेम सोर्सेस की बात उन्होंने भी करी है। हालाँकि ये पीपीटी मैंने बहुत पहले बना ली थी और वीडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं उतना ज़्यादा ठीक नहीं था, है ना? वीडियो बनाने की हालात में नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊँगा ना, वही सेम टू सेम चीज़ें ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी सजेस्ट करी है। एंड कैसे ये आपके सीएपीएफ 2027 के अंदर यूज़फुल हो सकती है, उस चीज़ की हम बात करेंगे और आप 2027 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अपने रिटन वाले पार्ट पर, जहाँ पर हम स्टेज 1 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। फिर मैं आपको स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की भी बात बताऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसे आप मेरिट में आ सकते हो और कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हो। ये सेम सोर्सेज़ जो मैं आपको बताऊँगा, यही सेम सोर्सेज़ मैं भी अपने लिए फॉलो करने वाला हूँ और आगे 2027 का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी जो मेरी प्रिपरेशन होगी वो बिल्कुल इसी बुक लिस्ट से, इसी सोर्सेस के ऊपर स्टिक होगी और वही सेम चीज़ मैं आपको भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, जब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की, हमें पता है कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है इसके अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। देखो पेपर 1 के अंदर हमारे पास एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सेलेक्ट करने होते हैं ओएमआर के ऊपर। यहाँ पर टोटल हमें 125 क्वेश्चन यानी कि 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री और इसके साथ-साथ जो करंट अफेयर्स हो गया, मैथ एंड रीजनिंग हो गए, ये सारे सिलेबस हमारे ऑफिशियल सिलेबस के अंदर मेंशन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइंस को देख रहे हैं, साइंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आप सीएपीएफ का एग्जाम 2024, 2025, 2026 के अंदर दे चुके हैं, तो आपको इतना आइडिया होगा कि जो सीएपीएफ है ना, उसका साइंस वाला पोर्शन थोड़ा सा अब डिफिकल्ट होता जा रहा है और अब हमें 11th और 12th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है। कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, क्या करने होंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ पर मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर हमें 200 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर आप देखोगे पेपर 1 जहाँ पर हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सिर्फ हमें 250 मार्क्स मिलते हैं, वहीं पेपर 2 हमें 200 मार्क्स देकर के जाता है, जिसके अंदर हमें एस्से राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग और उसके साथ-साथ हमें प्रेस कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, इसलिए हमें पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर की इज़्ज़त देनी पड़ेगी, है ना? अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको दोनों ही पेपर को बराबर की इज़्ज़त देनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन योर सीएपीएफ एग्ज़ाम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप सीएपीएफ एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे, जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पर आपको क्या पता लगेगा? तो आपको ये पता लगेगा कि सर साइंस जो है ना, उसके लगभग 25 से 30 सवाल आते हैं। लेकिन अगर हम पहले के कंपैरिजन में अब का सीएपीएफ का पेपर देखें, तो ये जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अब ये ईज़ी नहीं रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं या ये कह लो कि एवरेज से ज़्यादा ही हार्ड हो गए हैं, है ना? मतलब कि अब ये जो हमारे साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन्स आते हैं ना, ये 11th-12th की एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और हमें एनसीईआरटी 11th-12th की अच्छे से करके जानी पड़ेगी। जब आप बात करते हो ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट की, तो यहाँ से लगभग 18 से 20 सवाल आपके पूछे जाते हैं। दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी छोड़ के जा रहे हो, नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप डायरेक्टली 20 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। फिर जब हम बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की, तो आपको ये पता लगेगा कि जो मैथ और रीजनिंग है ना, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन आई विल टेल यू समथिंग कि जो ये पहले मैथ के क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे ना, अब तो रीजनिंग खत्म ही कर दी है हमारे सीएपीएफ से, पूछ ही नहीं रहे। पूछ भी रहे तो 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन पहले ये क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते थे,
मैथ वाज इजी, काफी डुएबल थी और इजीली स्कोर हो जाते थे। बट अभी का जो 2026 वाला पेपर हुआ है, मैं जो कि मेरा मैथ खुद भी बहुत अच्छा है, मैंने सीडीएस भी क्लियर किया हुआ है ना, सीडीएस भी क्लियर किया हुआ है। इसके पहले मैंने और भी एग्जाम जिसके अंदर मैथ पूछी जाती है वो क्लियर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैथ कैलकुलेटिव होती जा रही है सीएपीएफ की, है ना। तो अगर आप सीएपीएफ के मैथ को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होती जा रही है। अगर आप एग्जाम प्रेशर में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचोगे ना, और इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपसे ये हो पाए, है ना। काफी हार्ड आ रहा है क्वेश्चन, मैं इस चीज को एग्री करूंगा। तो अगर आप देखोगे तो साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अब हार्डर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से कि मैथ के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं। फिर हमारी बारी आती है इंडियन पॉलिटी की, और आपको पता लगेगा कि देखो 12 से 15 सवाल हमारे इंडियन पॉलिटी के आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये ट्रेंड बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पॉलिटी धीरे धीरे कम हुई थी सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना इसका राइज होगा। धीरे धीरे करके आपको आगे आने वाले एग्जाम में पॉलिटी का और ये जो हमारे और भी कुछ जैसे कि कंप्यूटर वगैरह हो गए, इनका ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। तो आप पॉलिटी को मान सकते हो कि 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, तो इसे भी आप नहीं छोड़ सकते। फिर देखो करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो सभी को पता है कि यार 12 से 15 सवाल ना तो आने ही आने हैं। अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से भी 12 से 13 सवाल जो हैं आपके पीआईबी में कवर हो जाते हैं। बट क्या आप पूरा का पूरा पीआईबी पढ़ोगे रोज रोज? तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स को भी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आती है इकोनॉमी एंड कंप्यूटर साइंस। देखो इकोनॉमी एंड कंप्यूटर साइंस का अंदर आपको पता लगा कि सर इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर है इसके अंदर इमर्जिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है, और लगभग मान के चलो कि 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के हर साल आने ही आने हैं। यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, दैट विल गिव यू 10 मार्क्स। ये काफी इजी है, स्कोरिंग है, और आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना होना चाहिए। करंट अफेयर्स आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। इंडियन पॉलिटी भी अब धीरे धीरे करके ट्रेंड बढ़ेगा और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैथ रीजनिंग 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे बट कैलकुलेटिव होंगे, तो आपको प्रिपेयर पहले से ही होकर के जाना है कि हाँ मैथ कैलकुलेटिव आएगी तो हमें प्रिपेयर करना है। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से 18 से 20 सवाल आएंगे, इसके लिए भी आप प्रिपेयर करके जाओगे। साइंस आप मान के चलो डिफिकल्ट आएगी, पहले जैसी नहीं आएगी कि आप 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ के चलेगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको इसके लिए भी पहले से प्रिपेयर होकर के जाना पड़ेगा। फिर हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। देखो हिस्ट्री ना काफी वास्ट है, हिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, बट इसका मतलब ये है कि आप हिस्ट्री छोड़ दोगे देन आई विल रिकमेंड नॉट। ऐसा मत करो यार, क्यों छोड़ोगे? अभी आपके पास लगभग 300-350 दिन के आसपास का टाइम है ना। 350 दिन नहीं है तो भी 300 दिन का आसपास का टाइम है। आप चाहोगे तो हिस्ट्री को भी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो आई विल रिकमेंड यार कि आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है, लास्ट के 6 मंथ नहीं बचे हैं कि आप ना सेलेक्ट होकर सेलेक्टिव चीजें पढ़ने लगो कि यार मैं ना यही पढ़ता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी टाइम है जहां पर आप अपने बेसिक को इम्प्रूव कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आई विल रिकमेंड कि आप हिस्ट्री भी पढ़ो, इकोनॉमी भी पढ़ो, करंट अफेयर भी पढ़ो, पॉलिटी भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, और मैथ एंड रीजनिंग भी पढ़ो। हिस्ट्री से 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से कि एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो जो भी ये चीजें मैंने बताई ना, ये 7 से 10 साल के जो हमारे सीएपीएफ, सीडीएस, सीएससी के जो पीवाईक्यू हैं, उनके बेसिस पर बताई है कि इन एग्जाम के अंदर ट्रेंड क्या रहा और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीएपीएफ की, तो मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो सीएपीएफ के पेपर से उठाई हैं। जैसे कि आप साइंस का, ज्योग्राफी का, मैथ एंड रीजनिंग का सिलेबस जो देख रहे हो, ये आपके सीएपीएफ से ही लिए गए हैं, क्योंकि सीएपीएफ के अंदर जनरली ट्रेंड हमारा ऐसा ही रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम को देखोगे तो एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है। इस बदलते हुए ट्रेंड में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो आपको प्रिपेयर करने के लिए ना सबसे पहले ओल्ड ट्रेंड वर्सेस न्यू ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। देखो ओल्ड ट्रेंड ये था ना कि पहले 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी वो हमारे लिए इनफ होती थी, और हम सिर्फ यही चीजें पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर पाते थे। बट अभी रियलिटी ये हो चुकी है, या 2027 में जब आप पेपर दोगे तो रियलिटी ये हो गई होगी कि जो 40 से 50% क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे ना साइंस के, वो अब इजी नहीं होंगे जिन्हें आप डायरेक्टली जाकर के 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व कर सको। अब यहाँ पर जो आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के, उनमें 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी हैं, चाहे फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए,
इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर 11th-12th एनसीईआरटी ताकि आप अपने साइंस को इम्प्रूव कर सको, मजबूत कर सको। तो अगर आप ओल्ड ट्रेंड के बेसिस पे इस बार भी प्रिपेयर करने वाले हो तो फिर आपका एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा क्लियर करना, है ना। शायद आप क्लियर कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपको जैसे किसी का बैकग्राउंड ही वैसा हो, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो, तो वो 9th-10th का भी पढ़ के कर सकता है क्लियर। बिकॉज इसलिए नहीं कि उसने केवल 9th-10th पढ़ी है, क्योंकि उसने 11th-12th में भी अच्छे से पढ़ा था और उसको वो कंसेप्ट पता है। बट अगर आप चाहते हो क्लियर करना, देन आपको अब स्विच करना ही होगा 11th-12th के एनसीईआरटी में, सीएपीएफ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे यही मैथ के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, पहले का मैथ का पेपर उठा के देखना सीएपीएफ का। वहां पर जो क्वेश्चन आते थे ना, वो बेसिक अर्थमेटिक के आते थे, जो कि जनरली सॉल्व हो जाते थे। अगर आपने सीडीएस का पेपर क्लियर किया हुआ ना, सीडीएस का मैथ पढ़ा हुआ है और आप सीएपीएफ के लिए जाते हो यार, 100% आपका मैथ का पोर्शन काफी अच्छा होता था और आप एग्जाम क्लियर कर पाते थे। लेकिन 2027 की रियलिटी ये होने वाली है कि आपका जो मैथ आएगा वो कैलकुलेटिव आएगा, टाइम कंज्यूमिंग आएगा, और रीजनिंग जो है वो हो सकता है कि आपको फिर से देखने को ना मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आप एग्जाम के प्रेशर को सरवाइव कर पाए इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपके पास जो प्रैक्टिस वाली हैबिट है ना वो बनी रहे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। फिर जब आप बात करते हो ना कि पुराना सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या है, तो आपको पता लगेगा कि पहले जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हमारे कोर सब्जेक्ट से ही पूछे जाते थे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इन सब से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2027 की रियलिटी ये होने वाली है कि जो कंप्यूटर साइंस या आईटी जिसे बोल सकते हो, जहां पर आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ते हो, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको लिखा हुआ है सिलेबस में, वहां से आपके एग्जाम में जनरली 5 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और ये क्वेश्चन अब पूछे ही जाएंगे। आप इसे नहीं मान सकते कि इस बार आ गया अगली बार नहीं आएगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। आपको आपको इस कंप्यूटर के लिए ना प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको इस कंप्यूटर का देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि आप थोड़ा बहुत अब रीज़निंग को ना साइड कर सकते हो, क्योंकि रीज़निंग अब नहीं आ रही, तो शायद वो रीज़निंग देंगे भी नहीं। वो आपको मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिला कर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, और रीज़निंग को शायद अब गेम से बाहर कर देंगे, नहीं पूछेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ ऐसा आपका ओल्ड ट्रेंड था, न्यू ट्रेंड कुछ ऐसा रहने वाला है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक लिस्ट या सोर्सेज बता देता हूँ, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी सेम सजेस्ट करा है। हालाँकि ये पीपीटी मैंने उनके वीडियो आने से पहले बना ली थी, लेकिन आप सभी को पता होगा कि मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी। शायद अभी भी मेरी आवाज़ आपको पता बता रही हूँ मेरे कंडीशन के बारे में, इसलिए थोड़ी आप वॉइस को बढ़ा लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक अभी मार्केट में है नहीं, और मोस्टली जो भी हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, जो भाई बंधु हैं, वो इस पॉलिटी के लिए इस एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो द एम लक्ष्मीकांत। ऐसा नहीं कि सब फॉलो करते हैं तो आप भी कर लो यार, यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं पॉलिटी के, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ो। जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपका फोकस जो होना चाहिए वो आर्टिकल पे होना चाहिए, अमेंडमेंट क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, है ना। देखो, ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग भी है और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी भी है। तो हम क्या पढ़ें? देखो, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जीसी लोन लेकर के आओ और बैठ के पढ़ने लग जाओ, है ना? आप अगर चाहते हो कि आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ पाओ, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर पाओ, तो नो नीड टू रीड या फिर नो नीड टू बाय जीसी लियोंग। बहुत अच्छी बुक है। आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आप उसे भी पढ़ लो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते जीसी लियोंग, डेफिनेटली आप मत पढ़ो। जीसी लियोंग के बिना भी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, लेकिन आप जो चीज़ मिस नहीं कर सकते वो आपकी क्या है, क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे आप जरूर से पढ़ेंगे, और जो आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल वर्कबुक है उसको भी आप जरूर से कंप्लीट करेंगे। आपको मैप रीडिंग, आपको कंट्री जो न्यूज़ में रह रही हैं उनके बारे में अगर आइडिया है अच्छे से, देन डेफिनेटली आप ज्योग्राफी में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ साइंस के लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है।
देखो साइंस के लिए अगर आप बुक खरीदना ही चाहते हैं आप साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना ना, तो आप क्या कर सकते हो, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी तो आप पढ़ो, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है पढ़ना, है ना? लेकिन अब आपको क्लास 11th और 12th के भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स होंगे, जिन्हें आप पढ़ोगे। क्योंकि विदाउट रीडिंग द 11th-12th एनसीईआरटी आप ये मान के चलो कि आप लगभग 30 में से 15 क्वेश्चन स्किप करने वाले हो इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 50% सिलेबस अब आपका 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे जाने लगा है इन योर साइंस सेगमेंट। यहाँ पर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न कि मेमोराइजेशन। पहले क्या होता था 9th-10th में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोराइजेशन वाली होती थी, तो हम याद कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपको ना कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखनी होगी, तभी जाकर के आप सीएपीएफ के एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के बारे में। देखो हिस्ट्री के लिए ना आप ध्यान रखना कि जो इंडियन हिस्ट्री की 3 थीम आती है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, वो आप ज़रूर से पढ़ेंगे नई एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो जाएँगी। याद रखना कि आपको इस थीम को ही पढ़ना है ना? आपको ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं है। अगर आप थीम को पढ़ के जाते हो देन डेफिनिटली यू विल सी मल्टीपल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, जो कि इससे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाएँगे। फिर जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा कि आपको मैक्रो, माइक्रो ये दोनों ही एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी है। साथ में जो बजट आता है ना, बजट को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बजट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे, अगर आप 2027 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो भी मैंने बुक बताई है ना, आप जाके किसी भी टॉपर की कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना। मोस्टली दे विल रिकमेंड द सेम बुक, द सेम सोर्सेज़ फॉर देयर एग्ज़ाम, अगर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो। इसके बाद अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर नो डाउट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? और करंट अफेयर के 12 से 15 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। अब करंट अफेयर के अंदर भी देखोगे तो डिफेंस हो गया, टेक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने के 2-3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके मैं बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा उस चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो आप ना डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक अगर आपको हैबिट है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो कि पढ़ना भी चाहिए, अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको ये सब न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए, है ना? तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिल जाते हैं जिनसे आप रोज़ रूबरू होते रहते हैं, तो आपको याद करने की भी नीड नहीं पड़ती, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाती हैं। दूसरा ये है कि आप मंथली कंसोलिडेशन किसी भी कोचिंग का, है ना? अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अचीव सीएपीएफ का जो ब्रह्मास्त्र आता है उसे आप देख सकते हो, है ना? ऐसे टिटबिट करके एक मैगज़ीन आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, है ना? और भी बहुत सारी मैगज़ीन होंगी नो डाउट, है ना? सीडीएस जर्नी की भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, है ना? तो ये जो मैगज़ीन आती है मंथली मैगज़ीन, इसे भी आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। और माय पर्सनल फेवरेट इज़ दिस, क्योंकि यार मैं ना डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, है ना? लाइफ में करने को। अब सुबह न्यूज़पेपर उठा के आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि हम उस टाइम पे अपना कोई चीज़ रिवाइज़ कर लें। और साथ में क्या करें, कोई मंथली मैगज़ीन है उसको हम पढ़ते रहें। अभी जो मंथली मैगज़ीन आती है ये मान लो मेरी कोई मंथली मैगज़ीन तो है नहीं भाई, है ना? मैं तो कोई बना नहीं रहा, लेकिन जिनका मैंने बताया, वो आप ज़रूर से फ़ॉलो कर सकते हो। टिटबिट फ़ॉलो कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र फ़ॉलो कर सकते हो, सीडीएस जर्नी वाले भी फ़ॉलो कर सकते हो। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेंगी, है ना? इसके अंदर 12 मंथ का लिखा होता है, बट अगर आप 9 मंथ का भी पढ़ के जाओगे, तो भी आप अपने एग्ज़ाम के करंट अफ़ेयर जो हैं वो मोस्टली करके आ जाओगे और आप उन्हें करेक्ट कर पाओगे, है ना? और बाकी तीसरा यही है कि जो करंट अफ़ेयर आप पढ़ रहे हो, उसका पेपर 2 के अंदर भी इस्तेमाल ज़रूर से करो, तभी जाकर के आप पेपर 2 के अंदर भी अच्छा कर पाओगे। तो देखो अगर करंट अफ़ेयर के लिए कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं यही बताऊँगा कि देखो करंट अफ़ेयर प्रिपेयर करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि आप ना डेली के डेली अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो और वो सेम चीज़ें आप रिवाइज़ कर रहे हो। अच्छा तरीका है, आपके पर्सनल एफर्ट लगेंगे और आपका वो चीज़ काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ना किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के कोचिंग के मंथली मैगज़ीन को फ़ॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमारी बोल सकते हो कि मेहनत होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये कोचिंग जो होती है ना, ये काफ़ी मेहनत करते हैं इन मैगज़ीन को बनाने में, काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूज़ जो हैं वो सेलेक्ट करके मैगज़ीन में रखते हैं, ताकि मैगज़ीन बहुत बड़ी भी ना हो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्किप भी ना हो। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोई सी भी मंथली मैगज़ीन जो है, जिसे भी आप पसंद करते हो, जो भी आपको समझ में आती हो, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं।
जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो डेफ़िनेटली 100% प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 2027 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊँगा कि आप कभी भी एग्ज़ाम में जाओ ना, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 130 से लेकर के 140 या फिर उससे ज़्यादा नंबर के होने चाहिए। अगर आप टारगेट ही 100 नंबर का लेके जा रहे हो, आपने देख लिया कि यार 2025 में 90 कट ऑफ गई है ना? तो मैं क्या करता हूँ ना, 100 का टारगेट लेके चलता हूँ। तो यार इस बार भी देखो ना, इस बार भी बहुत सारे लोग जो हैं वो 105, 101, 106, 110 नंबर ले आ रहे हैं और वो स्टिल कन्फ्यूज़ है कि उनका क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो 130 से 140 मार्क्स का होना चाहिए। अगर आप इतना लेकर के आते हो ना तो आप इतना टारगेट कर सकते हो कि हाँ, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा, आप बाहर नहीं जाओगे। अगर आपके इतने नंबर भी होंगे तो आप आगे आने वाले स्टेज के लिए ना एफर्ट भी लगाओगे कि यार मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। अगर मैं स्टेज 2, स्टेज 3 क्लियर कर लूँगा, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो डेफिनिटली आई विल रिकमेंड और मैं चला जाऊँगा अकेडमी। तो यहाँ पर फिर वो आपको मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप मान के चलो 20 मार्क्स आपके कम हो गए, 110 ही नंबर बने, तो आप ना बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो जाओगे। फिर वो आपकी एफर्ट भी नहीं लगेगा, मेहनत भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको डर होगा कि यार क्या पता मैं बाहर हो जाऊँ, मेरिट में ना आऊँ। इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि आपको जब भी पेपर देना है, जब भी पेपर देने के लिए जाओगे, तो आप प्रिपेयर करो कि 130 से 140 मार्क्स आप स्कोर करके ही आओ। इतने नंबर पे आप सेफ हो जाओगे पेपर 1 में अगर आप इतना लेकर के आते हो तो। बाकी अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करूँ, इस बार बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और काफ़ी सारे लोग जिनके स्कोर 105, 106 के बीच में है ना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ना क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करे हैं, है ना? उनमें से एक मैं भी हूँ, है ना? मैंने भी बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, बट आई विल रिकमेंड यू और ये चीज़ मैं खुद के लिए भी फॉलो करूँगा कि अब जितने भी सीएपीएफ के एग्ज़ाम होंगे आगे, जब भी आप ये वीडियो देखो, 2027 के लिए देखो, 2028 के लिए देखो, आप अपने दिमाग में एक टारगेट रख के चलो कि यार 105 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आप केवल 75 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो मैथमेटिकली ये आपके लिए रिस्क हो जाएगा क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कर दिया, तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी हो जाए, आप नेगेटिव के चक्कर में आ जाओगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सो फॉर द सेफर साइड आप 105 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड इट विल डेफिनिटली गिव यू अ चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम एंड आल्सो यू विल गेट अ चांस टू गेट इंटू अ मेरिट लिस्ट। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो ध्यान रखना है कि आपको ना पीवाईक्यू ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ज़रूर से लगाने हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपका नॉलेज डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है, कौन से क्वेश्चन में आपका एलिमिनेशन लगेगा, है ना? कई बार क्वेश्चन ना नॉलेज से नहीं एलिमिनेशन से भी हो जाता है, तो आपको कहाँ पे नॉलेज लगाना है, कहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपका एमसीक्यू ट्राई करने से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको ट्राई करने से क्लियर होगा। सो आप इसके लिए ये चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी पेपर 2 के लिए तो मैं आपको जो चीज़ें कराता हूँ वो यूट्यूब पर एज़ यूजुअल कराऊँगा ही कराऊँगा। पेपर 1 के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूँ जहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर 1 जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बुक बताई है, उसी सेम बुक का रेफ़रेंस लेते हुए कवर करा दूँ जिससे कि आप अपने पेपर 1 को भी प्रिपेयर कर पाओ। बाकी पेपर 2 के लिए मैं यही बोलूँगा कि स्टार्ट योर पेपर 2 ऑन डे 1। आप पेपर 1 के कंप्लीट होने का बाद मत सोचो कि पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर 2 स्टार्ट करूँगा। पेपर 2 आप पेपर 1 के साथ ही स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही लिखने लग जाओ, नॉलेज को एक्यूमुलेट करो, छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखो, जिससे कि धीरे-धीरे आइडिया आपका जनरेट होना स्टार्ट होगा। याद रखना कि पेपर 2 के अंदर 90 से 95 मार्क्स अगर आप लेकर के आते हो, देन डेफिनिटली आप अच्छे कैंडिडेट हो और कोई इसमें शक नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, आप डेफिनिटली आ जाओगे, है ना? फिर इसके अलावा ध्यान रखना पेपर 2 के बारे में भी किसी और दिन अलग से बात करेंगे, बट ये था हमारे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 के बारे में अगेन एक चीज़ बताऊँगा कि 1 से 3 महीने का टाइम लो, जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, उन्हें फटाफट से आप कवर कर लो। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है, उससे आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। बाकी फिर आप मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब लगा कर के आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप और भी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो 3-4 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे रख सकते हो। अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं और सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप 1 घंटा जो है वो न्यूज़पेपर या करंट अफ़ेयर को दे दो।
2 घंटे आप अपने कोर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सबको दे दो। 1 घंटा जो है आप अपने पेपर 2 के प्रैक्टिस को दे सकते हो, अल्टरनेट डे पे भी रख सकते हो, जिससे कि आप अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 को साथ में प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी अगर यहाँ पर देखोगे 5 से 6 घंटे अगर आप एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, दे सकते हैं। तो इसमें आप 1 घंटे न्यूज़पेपर को दे दो, 2.5 घंटे आप अपने कोर सब्जेक्ट को दे दो और 1.5 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट 2, मतलब इसमें 2 स्लॉट बना लो कि पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर यहाँ पर 1 घंटे आप अपने रिवीजन को और पीवाईक्यू को दे सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी और बेटर तरीके से निकल के आएगी। अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो फिर और अच्छी बात है, आप 1 घंटे न्यूज़पेपर को दे दो, 3 घंटे आप किसी सब्जेक्ट को दे दो, 2 घंटे किसी और सब्जेक्ट को दे दो, 1 घंटे आप पेपर 2 को दे दो और 1 घंटे का कोई मॉक टेस्ट या फिर रिवीजन सेशन रख लो, जिससे कि आप अपने एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ये था हमारी सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। उनमें सबसे पहला मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट ना अभी मोटिवेटेड बहुत होगा, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, बहुत सारी बुक खरीद के लेते आएगा, लेकिन वो बुक पढ़ नहीं पाएगा। तो आई विल रिकमेंड यू कि यार 5-6 किताबें खरीद के लाने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड बुक है, उसी को अगर आप 10 बार रिवाइज़ कर लेते हो, पढ़ लेते हो ना, वो आपको ज़्यादा नंबर दिला के चला जाएगा, ना कि 5 किताबें खरीद के लाना ज़्यादा नंबर दिला के जाएगा, है ना? तो जो आपके पास बुक है, उस पे रिलाई करो, उसको पढ़ो बार-बार, उससे आपके नंबर डेफ़िनेटली आ जाएँगे अच्छे। फिर ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 105 नंबर लाके पेपर 1 को ही क्लियर कर लेता हूँ, पेपर 2 क्लियर करके एक बार देख आता हूँ, सीएपीएफ का प्रोसीजर क्या है। यकीन मानो मेरे तरह आपका भी दुःख होगा, है ना? कि जब सब कुछ हो जाता है, फिर आप जब एक बॉर्डरलाइन कैंडिडेट हो जाते हो, तो ये दुःख बहुत ज़्यादा रहता है यार कि थोड़ा-सा एफर्ट मार लेता ना, तो मेरिट में आ जाता, थोड़े और नंबर आते तो और आगे की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाता, है ना? तो ये चीज़ मत करना, हमेशा अपना एम जो है वो हाई रखो, 135 के ऊपर नंबर लाने की सोचो, जिससे कि अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो ना, तो फिर मेरिट में आने के लिए आपको टेंशन करने की नीड नहीं है, आप मेरिट में आ जाओगे, चाहे वो आप ऑल इंडिया रैंक 1 आओ या फिर ऑल इंडिया रैंक 300 के ऊपर आओ, लेकिन आप आओगे ज़रूर और आपका अकेडमी जो है वो जाने का सपना पूरा हो जाएगा। बाकी ये है कि देखो कुछ लोग जो हैं, वो हाई स्कूल, इंग्लिश टेस्ट इन सब को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पेपर 2 के अंदर अगर आप क्या करते हो, आपको लगता है यार हाई स्कूल के इंग्लिश का टेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि पेपर 2 जो है ना, ये एक एनालिटिकल टॉपिक है। यहाँ जर्नल स्टडीज़ या फिर ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, उनको ही एनालाइज़ करके उनको ही अच्छे तरीके से लिखना होगा, तभी जाकर के आप पेपर 2 में अच्छा कर पाओगे। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट देना ही देना है, आप मॉक टेस्ट को एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, ये भी एक मिस्टेक है। आप मॉक टेस्ट दो, इक्वल टाइम में दो, जितने टाइम का आपका पेपर है उतने टाइम में। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट खत्म करते हो तो उसे रिव्यू करो, अपनी एक्यूरेसी को चेक करो, आपके कौन से वीक ज़ोन्स हैं उनको आप एक बार से फिक्स करो, है ना? आइडेंटिफ़ाई करो कि आप कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ कॉमन से ट्रैप है जो स्टूडेंट कई बार करते हैं, है ना? तो इसको भी आप देख सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हो। एट द लास्ट अगेन मैं आपको वो सारे रिसोर्सेज़ बुक लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ, जिन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी हो गई, साइंस के लिए 9th, 10th, 11th, 12th दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए आपको थीम 1, थीम 2, थीम 3 हिस्ट्री की पढ़नी ही पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़नी है, करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया, मेरा कोई मैगज़ीन नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने आपको मैगज़ीन बताई है उन्हें आप ज़रूर से पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के लाइक सीएपीएफ का, सीडीएस का, सीएससी के, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। तो ये था मेरा सजेशन आपके लिए, अगर आप 2027 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी हाउ वाज़ द सेशन, हाउ वाज़ द वीडियो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप मुझे बताना कि क्या पेपर 1 के लिए यहाँ पर यूट्यूब पे ही इसी तरीके की कोई सीरीज़ स्टार्ट करी जाए, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ आपके इस सीएपीएफ 2027 की जर्नी में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।